Hello guys, how are you? So welcome back to Commerce Academy. Today we will cover part 2 of the chapter Financial Statements for Sole Proprietorship. Right? Part 1 में हमने बेसिक्स कवर किए थे. आपको याद होगा कि मिठाई लाल ने अपनी शॉप की फर्स्ट एनिवर्सरी जबरदस्त तरीके से पार्टी करके मनाई थी. अगली सुबह उनके दिमाग में कुछ सवाल आए. सवाल क्या थे? Did I make a profit? And What is my financial standing today? ये दोनों सवाल उन्होंने पूछे हमारे सुंदर से. सुंदर ने उन्हें बताया कि to answer these things, let me introduce you to a concept which is called financial statements. जहां पर उसने financial statements के basics हमने पार्ट 1 में कवर कर लिए थे. पार्ट 2 में what we will cover trading account. Right? It's an important concept, easy one. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होने का बहुत फायदा होता है. अगर आपको वाई क्लियर होता है, बाकी चीजें आप फिगर आउट कर लेते हो. राइट? हाँ जी, तो आ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पे. सो ट्रेडिंग अकाउंट इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्पेशली फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना. तो अभी देखो होता क्या है, जो हमारा इनकम स्टेटमेंट होता है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं एज वी टॉक अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप. एक ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अभी क्या है, जितने भी मेरे इनकम और एक्सपेंसेस हैं उनको मैं दो पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूं. अब क्यों चाहता हूं? क्योंकि हर चीज में मुझे क्यों पूछने की आदत है, क्योंकि क्यों जब पता हो जाता है तो बाकी चीजें आसान हो जाती हैं. तो देखो, जो भी मैं बिजनेस करता हूं उसमें मैं एक तो इस चीज में बहुत इंटरेस्टेड होऊंगा कि मेरा मोटे तौर पे कोर जो मेरा बिजनेस है, मेरा कोर बिजनेस क्या है, मेसर्स मिठाईलाल का कोर बिजनेस क्या है? मेसर्स मिठाईलाल का कोर बिजनेस है मिठाइयाँ, नमकीन, जलेबी, समोसे, ये सब बना करके बेचना. ये तो इनका मूल धंधा है. तो अब ये इसी धंधे में है, तो ये जरूर जानना चाहेंगे कि भाई जो मेरा मूल धंधा है, जो मेरा कोर बिजनेस है, इससे मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैं अगले सेंटेंस के बाद आपको बताऊंगा. दूसरा इनका इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है कि भाई कोर बिजनेस से तो मुझे पता लग गया कि जलेबी समोसे बेच करके मैंने प्रॉफिट किया या लॉस किया, और मुझे यह भी समझना है कि ओवरऑल टोटल लेवल पे मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. अब ये टोटल लेवल और कोर लेवल ये क्या है, आपको एक्सप्लेन करता हूं. समोसे, जलेबियां, मिठाइयां, नमकीन, ये सब बेच के जो भी इनको प्रॉफिट होगा उसको ये कोर प्रॉफिट बोलेंगे, जिसको हम आगे भी समझेंगे ग्रॉस प्रॉफिट. अभी क्या है, कुछ ये ऐसा भी काम करते हैं जिनका कोर नहीं है. जैसे इनके पास कुछ एक्स्ट्रा कैश पड़ा था जो इन्होंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दिया, वहां पे इनको कुछ ब्याज आता है. कुछ इनकी कमीशन भी कहीं से आता है, इन्होंने कहीं पे किसी का कुछ काम करा दिया था जिससे कुछ कमीशन आता है. कुछ इन्होंने दुकान का एक पार्ट है जो एक फूल बेचने वाले को आगे उन्होंने दुकान किराए पे दे रखी है, किराया भी आता है, रेंट भी आता है. तो अभी क्या है, जो मेरा कोर प्रॉफिट है उसमें ये सारी इनकम्स और ऐड हो जाएंगी. बट मान लेते हैं कि मेरा कोर, मान लेते हैं मैं सिर्फ समोसे बना के बेचता हूं और समोसे मैंने 1 लाख रुपए के बेचे. मेरे समोसे बनाने की लागत यानी रॉ मटेरियल 1 लाख से ज्यादा है, 1,20,000 रुपए है. तो मेरा कोर लेवल पे 20,000 का नुकसान है. ठीक है. अब क्या हुआ, इसमें मैंने ये सारी इनकम ऐड कर दी, यानी मेरे को 10,000 रुपए रेंट मिलता है, वो मैंने ऐड कर दिया. मेरे को एफडी मिलती है 10,000 रुपए की, वो भी ऐड कर दिया. और 10,000 रुपए का मेरे को कमीशन मिलता है, वो भी ऐड कर दिया. अब क्या हुआ, 30,000 की एडिशनल इनकम आ गई, यानी मुझे प्रॉफिट दिखेगा 10,000 का. तो मुद्दा यहां पे ये है कि मेरा प्रॉफिट दिख सकता है, बट जरूरी नहीं है कि मेरा जो कोर बिजनेस है यानी समोसे बेचने का, उससे ही मुझे प्रॉफिट हुआ हो सकता है मैंने कुछ अलग तरीकों से प्रॉफिट कमा लिया हो, बट देन आई विल नॉट बी हैप्पी, क्योंकि मुझे अपने कोर बिजनेस में तो प्रॉफिट कमाना ही कमाना है. और ये पता मुझे तभी लग पाएगा जब मैं अपनी इनकम और एक्सपेंसेस दोनों को डिवाइड कर दूं. ठीक है. कौन से मेरे डायरेक्ट हैं, डायरेक्ट मतलब जो मेरे कोर बिजनेस से रिलेटेड है. मेरा कोर बिजनेस है मिठाइयां, जलेबियां, समोसियां बना के बेचना, ये मेरी कोर इनकम है. और कोर एक्सपेंस मेरा क्या होगा, ये जो भी सामान मैंने बेचा इसको बनाने में जो खर्चा हुआ, बस इसको हम डिटेल में भी समझेंगे. इसके अलावा अगर मेरा कोई खर्चा है कि मैंने एक ऑफिस भी मेंटेन कर रखा है जी, ठीक है, उसका मैं भाड़ा दे रहा हूं, मैंने बहुत सारी एडवर्टाइजिंग की हुई है, ये सब खर्चे मेरे को समोसे बनाने के लिए नहीं यूज हुए हैं, इनको हम डिटेल में समझेंगे. तो बेसिकली जो लाभ है हमारा, जो प्रॉफिट है हमारा, उसको हम दो लेवल पे देखना चाहते हैं, एक ग्रॉस और एक नेट, ताकि मुझे पता लगे कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, धंधे से मैंने साल में कितना मुनाफा अर्जित किया. एक तो ये है. दूसरा, जो मेरा मूल धंधा है
उससे भी मुझे प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ये दो चीजों के लिए हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। ठीक है, एक एक चीज को अब हम कवर करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेडिंग अकाउंट का, देख लेते हैं। तो फंडामेंटल पर्पस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज टू कंपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, समोसे बनाने में क्या लागत लगी, हमारा मैदा कितने का आया, हमारा तेल कितने का आया, है ना, उसको हम कंपेयर करेंगे कि हमने कितने के समोसे बेचे। बस जो कोर धंधा है, अब इसमें मिठाइयां भी ऐड कर सकते हैं, इसमें नमकीन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे सामान जो हमने बेचा है, इसको बेच करके हमने कितना पैसा कमाया, वन हैंड। इस चीज को बनाने में जो भी मेरी लागत लगी बनाने में, उससे मैं इसको कंपेयर करूंगा। जो डिफरेंस होगा वो मेरा लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस होगा, जिसको मैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बोलूंगा, सकल लाभ या सकल हानि। ओके, तो ये मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव है ट्रेडिंग बनाने का। कोर लॉजिक क्या है ये मैंने ब्रीफली कवर किया। यहां पर हम देख लेते हैं कि यहां पर मैं एफिशिएंसी पता कर रहा हूं। हो सकता है कि मेरा कोर बिजनेस समोसे बनाने का है, बट समोसे बना के जिस लागत पे मैं बेच रहा हूं, वही चीज 100 रुपए का समोसा बेच रहा हूं और 120 का बना रहा हूं, यानी 20 रुपए का नुकसान कर रहा हूं। लेकिन मेरे को रेंट आ रहा है, मेरे को कमीशन मिल रहा है, मेरे को एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको मिला करके हो सकता है मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट ही दिखे। बट अनलेस मैं कंपेयर करूंगा, तब तक मुझे यही नहीं पता लगेगा कि यार जो मेरा कोर धंधा है उससे तो मैं नुकसान कर रहा हूं। तो अगर मैं पता लगा लूंगा कि मेरा कोर धंधे में फायदा या नुकसान हो रहा है, तो मैं इसको इंप्रूव कर पाऊंगा। क्योंकि मेरा मेन काम, भाई मिठाई लाल तो फेमस है मिठाई के लिए ना, रेंट पे दुकान देने के लिए फेमस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरा जो मेन काम है उससे मैं कितना प्रॉफिट कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर जो डायरेक्ट कॉस्ट की हम बात करते हैं, मतलब हम बोलते हैं ट्रेडिंग में मैं डायरेक्ट रेवेन्यू लूंगा यानी सेल्स लूंगा, और सेल्स को कंपेयर करूंगा डायरेक्ट कॉस्ट। तो ये जो कॉस्ट कंपोनेंट है, ये कॉस्ट हम डिफाइन कैसे करेंगे, हम एक लाइन खींच लेते हैं दिमाग में कि जितने भी मेरे खर्चे हैं, क्या वो खर्चे जो सामान मैंने बेचा उसको बनाने में हुए हैं, या उसको बेचने में हुए हैं, या किसी और वजह से हुए हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी खर्चे मेरे को, जो सामान मैंने बेचा उसको बनाने में लगे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो आते हैं। इस चीज को हम लिटमस टेस्ट मान के चलेंगे कि कौन सा खर्चा ट्रेडिंग में आएगा, ये कैसे डिफाइन होगा। ये इस प्रश्न के जवाब से डिफाइन हो जाएगा कि क्या वो खर्चा मेरे को, जो भी सामान मैंने बेचा उसको बनाने में लगा है कि नहीं लगा है। उसको बेचने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आपने सेल्स किया, सेल्स पे कमीशन दिया किसी को, आपने जोमैटो के थ्रू बेचा, ठीक है, जोमैटो को आपने कमीशन दिया, वो कमीशन ट्रेडिंग में नहीं है। कोई भी खर्चा जो सामान बनाने में नहीं लगा है, वो ट्रेडिंग में नहीं आएगा। उल्टे तरीके से, दूसरे तरीके से हम समझते हैं, हर वो खर्चा जो सिर्फ और सिर्फ सामान बनाने में लगा है, वो ट्रेडिंग में आएगा। क्लियर है? इससे हम हर चीज डिफाइन कर सकते हैं। पिछले पार्ट में आपको याद होगा मिठाई लाल जी ने पूछा था कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड, फ्रेट इनवर्ड आउटवर्ड कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखो, जो भी सामान हम इनवर्ड की बात कर रहे हैं, इनवर्ड मतलब जो भी हम परचेज कर रहे हैं, उस पे जो मैंने फ्रेट या कार्ट्रिज दी है, वो क्या हो रहा है, वो सामान बनाने में यूज हो रहा है। जो मैं मैदा ले रहा हूं, जो मैं आटा ले रहा हूं, जो मैं तेल ले रहा हूं, ये जब मैं मंगा रहा हूं और इस पे भाड़ा दे रहा हूं, तो वो सामान की कॉस्ट में ऐड हो रहा है, जो मेरे फाइनल जो सेल हो रही है गुड्स, उसकी कॉस्ट में आ रहा है। लेकिन मैंने सामान बना लिया और फिर जोमैटो वाले को कमीशन दिया या भाड़ा दिया, या मैंने डिलीवरी के लिए लड़के रखे हुए जो जा जा करके घरों में सामान पहुंचाते हैं, उनको जो मैं पैसे दे रहा हूं, वो तो मेरी सेल्स की कॉस्ट है, आफ्टर प्रोडक्शन की कॉस्ट है। ठीक है, तो आफ्टर प्रोडक्शन वाली जो कॉस्ट होती है वो ट्रेडिंग में नहीं है। इट हैज टू बी abundantly clear. Only the cost which is incurred till the goods is produced will come in trading account. Anything which happens after the goods is produced, प्रोडक्शन की बात हो रही है, सेल्स की बात नहीं कर रहा हूं। There might be time lag between production and sales. ठीक है, समोसे हाथ के हाथ गरम गरम लोग खरीदते हैं, काजू कतली हो सकता है आपकी 3 दिन बाद बिके। तो जिस दिन काजू कतली बन गई, उस दिन तक जो खर्चा काजू कतली पे हुआ, वो ट्रेडिंग में आएगा। बनने के बाद कोई भी खर्चा अगर हो रहा है कि उसको आपको फ्रिज में रखना पड़ रहा है, तो फ्रिज का खर्चा जो बिजली का आ रहा है, उसको आपको बेचने में कहीं आपको कमीशन देना पड़ रहा है, कहीं आपको कार्ट्रिज देना पड़ रहा है, वो सारी चीजें आपकी ट्रेडिंग में नहीं आएंगी। वो कहां आएंगी, वो हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगी। ये कोर लॉजिक है। ठीक है, अब हम समझ गए लॉजिक, अब हम ब्रॉड फॉर्मेट समझ लेते हैं ट्रेडिंग में क्या क्या होता है। तो हमने अभी डिस्कस किया कि हम लेते क्या है इसमें, जो हमने सेल की, और हम कोई रेवेन्यू यहां पे नहीं लेंगे, डायरेक्ट रेवेन्यू लेंगे, मतलब
जो माल हम बना के बेच रहे हैं वो हम यहां पर लेंगे, जिसको हम लिखेंगे नेट सेल्स। ठीक है, अब हम बिस्किट्स बना रहे हैं, कुकीज बना रहे हैं। मिठाईलाल जो है कुकीज बना रहे हैं, उन्होंने कुकीज की एक मशीन ली हुई है, इसमें कुकीज बनती है। तो कुकीज ऐसा तो है नहीं कि वो हर टाइम पे कुछ बन गई हो, ये तो प्रोसेस का टाइम है ना। वो आटा मैदा शुगर सब मिलाएंगे मशीन में, जहां पे भी है उसको मिला करके बेक करेंगे, फिर कुकीज बनेगी। तो अगर हम एक कट ऑफ डेट ले लें, कोई भी एक डेट लेते हैं, मान ली 31 मार्च, तो 31 मार्च को कुछ तो ऐसा होगा जो सामान मेरा अभी कुकीज बन रही होंगी, है ना। कुछ तो हो सकता है रॉ मटेरियल पड़ा हो, मैदा चीनी पड़ा हुआ है अलग से, ठीक है, अभी उस स्टेज में है। उसमें से कुछ मैदा चीनी ऐसा होगा जो मेरा अभी बेकिंग में पड़ा होगा, वो बन रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। कुछ मेरा कुकीज बन भी चुकी होंगी जो अभी बिकी नहीं है, और कुछ कुकीज मैंने 1 अप्रैल से लेकर के अभी तक बना के बेच भी दी होंगी। तो 31 मार्च को अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या सिचुएशन है, जितनी भी मैंने सेल कर दी है, ठीक है, वो मुझे पता है। कुछ सामान ऐसा है जो मेरा बन करके तैयार है बट बिका नहीं है, ठीक है, हमको उसका भी तो हिसाब करना पड़ेगा ना। तो यहां पर क्या है, मैं कॉस्ट ऑफ सेल की बात करता हूं, कितने का सामान बेचा, है ना। ये मैं अभी थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूंगा, समझना इसको आवश्यक है। तो बेसिकली हमारे क्रेडिट साइड में 2 चीजें आएंगी, एक जो बिक गई, एक जो नहीं बिकी। मोटे तौर पे जो नहीं बिकी उसका कैलकुलेशन कैसे डिटेल में समझेंगे। तो राइट हैंड साइड में हम 2 चीजें करेंगे, एक तो जो मैंने बेच दिया और एक जो मेरे पास बच गया, 2 चीजें। तो जो बेच दिया उसको हम बोलते हैं सेल्स। तो ट्रायल बैलेंस में जो सेल्स का फाइनल होगा अमाउंट, वो हम यहां पर डाल देंगे। इसी तरह ट्रायल बैलेंस में अगर दिया है, हालांकि क्लोजिंग स्टॉक कई बार एडजस्टमेंट एंट्री होती है, हम आगे समझेंगे डिटेल में, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे को ट्रायल बैलेंस में अंदर दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, तो वो भी मैं यहां पर लिख दूंगा क्रेडिट साइड में। खर्चे के तौर पे क्या क्या, खर्चे में देखो क्या क्या होगा। एक तो मैंने जितना भी रॉ मटेरियल खरीदा उसके लिए, ठीक है, रॉ मटेरियल सारा आ जाएगा। उसके बाद जो भी मैंने डिस्कस किया डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जो भी मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, है ना, वो हमने डिस्कस किया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम डिटेल में देखेंगे भी, जो भी रॉ मटेरियल या वो सामान बनाने में जो मैंने, बेचने में नहीं, बनाने में जो मैंने खर्च किया, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। प्लस जब मैंने साल शुरू किया होगा, हो सकता है कुछ कुकीज मेरी बनी हुई रखी हो पहले से, वो भी तो मेरे पास में है ना, तो मैं उनको भी ऐड करूंगा। तो डेबिट साइड में जो सामान मेरे पास रखा हुआ था पहले बना हुआ, वो प्लस जो भी मैंने और खर्चा किया वो, प्लस जो भी मेरा रॉ मटेरियल और बाकी चीजें ये। तो अब जो मेरा दाहिनी साइड में, यानी कितना सामान बेचा और कितना बचा हुआ है, वो उसको मैं कंपेयर करूंगा इससे, जो भी मेरा उसको डायरेक्ट बनाने में खर्चा हुआ है इन टर्म्स ऑफ योर, पहले से जो सामान पड़ा था वो भी इसमें तो बिका है ना, वो ले लेंगे, प्लस जो हमने नया खरीदा वो, और जो हमने एक्सपेंस किया वो कंपेयर करेंगे। अब मेरा रेवेन्यू साइड अगर ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो बैलेंसिंग फिगर हम एक्सपेंस साइड में लिखेंगे, और ये क्या है, प्रॉफिट, क्योंकि एक्सपेंस कम है हमारा, 100 रुपए हमारे इधर है, 80 रुपए इधर है, यानी 20 रुपए हमने कमाए, तो लिख देंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट। अगर उल्टा है, हमारे एक्सपेंस ज्यादा है, यहां पर 100 है, और जो हमने रेवेन्यू कमाया 80 ही कमा पाए, तो यानी 20 रुपए का लॉस है, तो हम इधर लिख देंगे बाय ग्रॉस लॉस। इतनी सिंपल सी बात है। जो हम परचेजेस और सेल्स की बात करते हैं तो 2 तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा नेट सेल्स और नेट परचेज। नेट सेल्स और सेल्स में क्या फर्क होता है, सेल्स मतलब जितना भी सामान हमने बेचा, नेट सेल्स मतलब हमने जो भी बेचा माइनस जो सेल्स रिटर्न हुई, जो रिटर्न इनवर्ड हुई। तो नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो यहां पर हम नेट सेल्स भी दिखा सकते हैं बाई नेट सेल्स, दूसरा हम दिखा सकते हैं बाई सेल्स लेस रिटर्न्स, और फाइनल फिगर में दिखा सकते हैं। सिमिलरली नेट परचेज मतलब परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न्स। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये हमारा ब्रॉड फॉर्मेट है ट्रेडिंग का, इसको हम ब्लो अप करके और डिटेल में समझेंगे जितना पॉसिबल होगा, ठीक है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं थोड़ा समझ लिया है, और डिटेल में समझते हैं। अब भाई देखो, मिठाईलाल जो है समोसे बढ़िया बनाते हैं, अमिताभ भी फेमस है इनके, तो आप जानते ही हैं। डेफर्ड रेवेन्यू आपने देखा था, एडवर्टीजमेंट भी कर दिया अमिताभ ने इनका, पंपलेट पे छाप छाप के बेच रहे हैं। अब यहाँ क्या है, ये क्या लेते हैं, देखो भाई मैदा लेते हैं समोसा बनाने के लिए, हैं कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी लेते हैं, फिर फिलिंग के लिए आलू भी लेते हैं, ये सब देखो समोसा बनने के लिए खर्च हो रहा है। फिर क्या एक आदमी रखा है जो ये समोसा भरता है ना, वो बेल करके उसके अंदर वो फिलिंग डालनी पड़ेगी, फिर उसको लगाना पड़ेगा, फिर ये ऑयल एंड गैस भी लगेगा, है ना, ऑयल ये तो कुकिंग ऑयल भी लगा, प्लस गैस का भी खर्चा होगा क्योंकि इसको तलना है इनको। ये सारी चीजें रॉ मटेरियल में तुम्हारा क्या हो गया, मैदा हो गया, फ्लोर हो गया, आलू की फिलिंग हो गई, ये सारी चीजें मेरी रॉ मटेरियल हो गई, ठीक है। मेरा लेबर क्या हुआ, वेजेस क्या हुआ, यहाँ पे वेजेस हुआ मेरा जो भी बंदा लग करके उसको बना रहा है, प्लस मेरा ऑयल खर्च हुआ, प्लस मेरा फ्यूल खर्चा हुआ। ये सारे खर्चे जो मेरा समोसा बनने में लग रहे हैं, दीज ऑल आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो रॉ मटेरियल हो गया,
इसके बाद मेरा फ्यूल, पावर, ये सारी चीजें हो गई, प्लस डायरेक्ट लेबर जो समोसे बनने में लग रहा है। अब देखो यहां पे समोसे बनने वाला लेबर यहां पर आएगा, इसके अलावा कोई अगर लेबर लग रहा है जिसका समोसे बनने से मतलब नहीं है, समोसे की सेल से मतलब है किसी चीज से, तो वो यहां नहीं आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस हम वहां पर खत्म कर देते हैं, वो उसका बाउंड्री लाइन होता है जहां पर मेरा प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद अगर कोई खर्चा हुआ है तो वो ट्रेडिंग में नहीं आएगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सिर्फ हमको ये ध्यान रखना है, प्रोडक्शन फाइनल होने तक जो भी खर्चा है वही डायरेक्ट एक्सपेंस है, उसके बाद वाला खर्चा इनडायरेक्ट है। क्लियर है? ये हुआ हमारा बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जाम्पल या डेफिनेशन या अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अब एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, दूसरा क्या हुआ, कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आएंगे तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि डायरेक्ट एक्सपेंस ही है ना। ये जैसे बोल दिया फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस, अब कुछ भी हो सकता है, फैक्ट्री लगा करके कुछ भी हो सकता है, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री मेंटेनेंस, तो एनीथिंग, क्योंकि फैक्ट्री में आपकी चीज बन रही है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना। अभी ऑफिस रेंट, ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस का कॉस्ट आप प्रोडक्शन से मतलब ही नहीं है। समोसा बनाने से ऑफिस में क्या खर्चा है उसका कोई मतलब नहीं। आपका समोसा ना भी बने, कुछ नहीं हो, तब भी ऑफिस का खर्चा होता रहेगा। ठीक है, समोसे आप कितने भी बना लें उससे ऑफिस के रेंट का कोई मतलब नहीं है। तो एनीथिंग विच रिलेट्स टू फैक्ट्री, वो सारा मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा और ट्रेडिंग में आएगा। दूसरा मेरा होता है कुछ भी अगर टर्म लगा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग पेड, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, प्रोडक्शन वाली चीजें, कुछ अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर हैं तो वो भी मेरी ट्रेडिंग में आती है। तो फैक्ट्री रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन रिलेटेड। तीसरा एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज, डायरेक्ट अगर लिख दिया है, ठीक है, परचेज, कार्टेज पेज ऑन परचेज, इस टाइप की अगर कोई चीज लिखी हुई है तो भी वो डायरेक्ट हुई, क्योंकि परचेज में लिया है तो भी प्रोडक्शन से पहले वाले खर्चे हैं, है ना। फैक्ट्री में जो खर्चे हैं प्रोडक्शन से पहले वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन रिलेटेड प्रोडक्शन से पहले वाले हैं, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज प्रोडक्शन से पहले वाले हैं। इसी तरह एक्सपेंसेस विद द वर्ड इनवर्ड हमने डिस्कस किया, इनवर्ड मतलब अभी सामान अंदर आ रहा है उससे रिलेटेड खर्चे हैं, यानी अभी प्रोडक्शन से पहले का है। तो लिटमस टेस्ट यहां ये है कि एनीथिंग विच इज बीइंग स्पेंट बिफोर प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, दोनों तरह से समझ लिया, कॉन्सेप्ट तरीके से समझ लिया और कीवर्ड की तरह से भी समझ लिया, है ना। ओके, अब थोड़ा डिटेल्ड फॉर्मेट देख लेते हैं। बेसिक अपना वही है जो हमने डिस्कस किया था, ओपनिंग स्टॉक, है ना, प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इधर हमारा सेल्स और क्या था, क्लोजिंग स्टॉक। उसको हम थोड़ा सा ब्लो अप कर लेते हैं अलग अलग चीजों को समझने के लिए। ओपनिंग स्टॉक हमने डिस्कस कर लिया था। ओपनिंग स्टॉक इज व्हाट, जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है वो जब शुरू हो रहा है तो मेरा कुछ माल बना हुआ पड़ा हुआ होगा, पहले कुछ WIP पड़ा होगा, वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा होगा, कुछ रॉ मटेरियल पड़ा होगा, तो वो सारा मैं पहले ही खरीद चुका हूं। ठीक है, तो उसके कॉस्ट भी तो मैं ऐड करूंगा ना, है ना। तो ये मेरा ओपनिंग स्टॉक हो गया। इसमें मैं परचेजेस, जो भी मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया वो ऐड करूंगा। ठीक है, उसमें से रिटर्न्स माइनस कर दूंगा। वेजेस मेरे को पता है। अब देखो दो वर्ड होते हैं, वेजेस और सैलरी। वेजेस क्या होती है, वेजेस नॉर्मली आप मजदूरों को देते हो, जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनको देते हो कॉमन पैरेलेंस में। सैलरी क्या होती है, ऑफिस वर्कर्स के लिए होती है। तो ऑफिस वर्कर्स को प्रोडक्शन से मतलब नहीं है, वी कैन अज्यूम दैट। तो वेजेस अगर दी हुई है तो वो नॉर्मली ट्रेडिंग में आएगी, सैलरी अगर दी हुई है तो वो नॉर्मली मेरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। कई बार इसको मिला के लिख देते हैं, सैलरी एंड वेजेस या वेजेस एंड सैलरी। तो यहां पे क्या है, हम प्रैक्टिस है या ऐसी प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि जो शब्द पहले लिखा है हम उसको पकड़ते हैं। अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो इसको मैं ट्रेडिंग में डालूंगा, अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस में डालूंगा। तो जो पहला वर्ड है वो मैं मान लूंगा कि ये पूरा खर्चा उस पे है और अकॉर्डिंगली इसको ट्रीट करूंगा। फ्रेट इनवर्ड हमने डिस्कस किया, जो भी भाड़ा मैंने दिया, माल भाड़ा दिया सामान को लाने में, ठीक है, लाने में, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेगा। ठीक है, इसलिए ये डेबिट में आएगा। फैक्ट्री का रेंट यहां पर आएगा, ऑफिस का रेंट यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, गैस, फ्यूल, कोल कॉस्ट, ये सब चीजें मेरे को सामान बनाने में लगेंगी। मैं गैस जला करके समोसे तल रहा हूं और किसी तरीके का फ्यूल यूज कर सकता हूं, हो सकता कोयले की भट्टी लगाई हुई है मैंने, उस पर तंदूरी रोटियां बन रही हूं, सिक रही हूं, तो वो सारे खर्चे मेरे जो मैं सामान बना रहा हूं उसको बनाने में लग रहे हैं, इसलिए मेरे डायरेक्ट कॉस्ट इसलिए ट्रेडिंग में आएंगे। रॉयल्टी क्या होती है, रॉयल्टी क्या होती है, असेट जब आप कोई भी यूज करते हो, असेट को आप ओन करते हो। कई बार ऐसा होता है कि असेट मेरी है, मैं आपको यूज करने के लिए दे देता हूं। ठीक है, एक तो रेंट होता है कि आप उसमें कुछ, मैंने बिल्डिंग आपको रेंट पे दे दी, ठीक है, तो आप एक नियत पैसा मुझे देते रहोगे रेंट के फॉर्म पे। कुछ ऐसी एसेट होती है कि जैसे मान लिया मेरी कोल माइन है, एक कोल माइन मैंने आपको दे दी, इससे भाई आप अपना कोयला निकाल सकते हो।
तो वहां पे क्या होगा, चूंकि मैं ओन कर रहा हूं कोल माइन, तो आपको बोल सकता हूं कि पर टन जितना भी आप कोयला निकालोगे उसमें कुछ 1 रुपए 10 रुपए पर टन आप मेरे को पे करोगे, तो दैट इज रॉयल्टी। आप निकालो चाहे जितना निकालो, आपसे मतलब है। रॉयल्टी मतलब मैं उसका उतना पैसा लूंगा ही लूंगा। जैसे सिंगर्स होते हैं, सिंगर्स भी कई बार रॉयल्टी क्लेम करते हैं कि भाई मैंने गाना रिकॉर्ड कर दिया, अब तो सब ऑनलाइन हो गया, पहले सीडीज बिकती थी, कैसेट्स बिकते थे, ठीक है। तो जितने भी सीडीज या कैसेट्स बिके, या आज के तारीख में अगर हम मान ले कोई पेड साइट है जहां पे गाने डाउनलोड हो रहे हैं, या यू पे टू लिसन टू ए सॉन्ग, तो रॉयल्टी का मतलब है a certain portion of that money which a streaming platform is charging, या एक सीडी या कैसेट कंपनी बेचने में रेवेन्यू कमा रही है, उसका एक पार्ट सिंगर को जाएगा। बुक्स पर रॉयल्टी होती है। एक पब्लिशर हाउस है जिसने एक बुक अपनी पब्लिश करी, तो वो क्या है, राइटर को रॉयल्टी देगा। जितनी किताब बिकेंगी उसका एक सर्टेन पोर्शन राइटर को जाएगा, ये रॉयल्टी होती है, ठीक है। तो यहां पर रॉयल्टी का मतलब कि मेरी कोल माइन है, मैंने किसी से रॉयल्टी पे ली हुई है और मैं कोल उससे प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो अब जो मैं कोल प्रोड्यूस करूंगा उसका एक सर्टेन कॉस्ट मेरा रॉयल्टी भी है ना, तो ये मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही है, इसलिए रॉयल्टी। इंपोर्ट ड्यूटी, अगर मैं कोई सामान बाहर से मंगा रहा हूं कि भाई ये कुछ तो मिठाई मंगाते हैं बनाते हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया से कंडेंस्ड मिल्क आता है जो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और उससे मिठाई बनती है, तभी ऑस्ट्रेलिया से जब मिल्क आएगा तो बाहर से जब हम सामान मंगाते हैं तो हमको पता है हमको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है, ठीक है। क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है ये। इंपोर्ट ड्यूटी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्यों, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट में ऐड हो रहा है मेरे। सिमिलरली मेरा डॉक चार्जेस होते हैं। डॉक चार्जेस क्या होते हैं, जब मैं बाहर से सामान मंगाता हूँ तो जो बड़े कंटेनर्स हैं, बड़ा हैवी सामान है, तो मैं फ्लाइट से नहीं मंगा सकता, आई गेट इट फ्रॉम शिप, ठीक है। मरीन वे में मंगाता हूँ कंटेनर्स में, शिप में वो सामान आता है। अब जब शिप में आता है तो कई बारी जो मेरे पोर्ट होते हैं, जैसे बॉम्बे डॉक पे आया मेरा, मुंबई में आया, तो वहां पे डॉक पे कुछ दिन वो सामान रखा रहेगा कंटेनर, तो जितने दिन वो कंटेनर रखा रहेगा ना उसको आपको रेंट देना पड़ता है, उसको मैं डॉक चार्जेस बोलता हूँ, डॉकिंग के लिए। इस टाइप के जो चार्जेस है ये भी मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर आएंगे। तो ये मेरे डेबिट में एक्सपेंसेस हो गए सारे। इसी तरीके से अगर मैं क्रेडिट में देखूं तो सेल्स हमने डिस्कस करी, जो कोर सामान मैं बेच रहा हूं, एनी इनकम विच इज नॉट माई कोर, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, अनलेस आई एम इन अ बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट, जहां मैं किराए पे अपनी घर बनाता हूं और उठाता हूं, या दुकानें बनाता हूं उठाता हूं, देन इट इज माई कोर बिजनेस। अदरवाइज अगर मैं कुछ और बिजनेस कर रहा हूं और मैंने एक छोटा पार्ट किराए पे दे दिया, इट इज नॉट माई कोर बिजनेस। रेंट, कमीशन, एफडी पे इंटरेस्ट, ये सारी चीजें यहां पर नहीं आएंगी, सिर्फ और सिर्फ कोर सेल्स आएगी। फिर मैंने कुछ सामान बनाया, टोटल मैंने 100 रुपए का सामान बनाया, उसमें से मैंने 80 रुपए का बेचा और 20 रुपए का बच गया, तो भाई वो 20 रुपए का जो बचा है वो भी तुम दिखाएंगे, जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक में दिखा देंगे। उसके बाद हो सकता है कि मैं जो मिठाइयाँ बनाता हूँ उसमें मिठाइयाँ फिर आखिरी में ना बनाते हैं, फिर उसको कुछ कट करते हैं, कट करने में कुछ चीज़ें खराब निकल जाती ना, मतलब वो शेप में नहीं आती, तो हो सकता है वो शेप मैं स्क्रैप में बेच देता हूँ, कुछ कम दाम पे निकाल देता हूँ, वो भी चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, स्क्रैप सेल्स भी यहाँ पर आ जाएगी। अब हम अपनी टोटल इनकम को कंपेयर करेंगे टोटल एक्सपेंसेस से, ठीक है। अगर मेरा इनकम ज्यादा है, जिसके लिए मैं धंधा कर रहा हूं, मेरा बिजनेस करने का पर्पस ही है कि मेरी इनकम ज्यादा हो, एक्सपेंस, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मेरी इनकम हमेशा ज्यादा रहे। तो अगर मेरी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो बैलेंसिंग फिगर मैं यहां पे लिख दूंगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर किसी वजह से कुछ गड़बड़ हो गई, मिठाई लाल ने पार्टी ज्यादा कर ली, बिजनेस पे ध्यान नहीं दिया और मेरे खर्चे ज्यादा हो गए और इनकम कम हो गई, तो उस केस में मेरा ग्रॉस लॉस आएगा। इन दोनों में से एक ही चीज आएगी, मैंने दोनों इसलिए लिखे हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ईदर और है ये, ठीक है। अगर एक्सपेंस ज्यादा होंगे तो ग्रॉस लॉस आएगा, इनकम ज्यादा होंगी तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। दोनों में से जो भी चीज आएगी उसको मैं लिख लूंगा यहां पर, और क्या करूंगा वो हम समझेंगे। मुख्य तौर से हमको यहां पे समझना है कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हमको निकालना है, जो कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंपेयर करना है किससे, सेल्स से, ठीक है। ओके, कुछ चीजें इसमें हम समझ लेते हैं, जो कॉन्सेप्ट हम बार बार यूज करते हैं और अदरवाइज भी दे आर फैंसी टू नो, राइट। तो एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेजेस का मतलब क्या होता है, अब देखो, परचेज का मतलब क्या होता है, जो भी सामान मैंने खरीदा, जो भी रॉ मटेरियल मैंने खरीदा वो मेरा परचेज है। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है कि जो सामान मैंने बेचा विज दैट मेरी कितनी परचेज थी। जैसे मान लेते हैं मैं प्रॉफिट के लिए बिजनेस नहीं कर रहा हूं, जितने का सामान खरीदता हूं उतने का बेच देता हूं। मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा, ठीक है, और उसको उसमें से कुछ पोर्शन 80 रुपए का बेच दिया, ठीक है, तो 20 रुपए का मेरा सामान बच गया ना, तो मेरी एडजस्टेड परचेज विल ओनली बी 80, यानी सेल्स विज सेल्स मैंने कितनी परचेज की। इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालने का तरीका है, हम पहले देखेंगे, अगर हम कुकीज वाला एग्जांपल अपना लेते हैं तो
हम देखेंगे कि कितनी हमने कुकीज खरीदी इस बारी। ठीक है, हम सिर्फ क्या करते हैं, कुकीज खरीदते हैं और उसके बाद हम कुकीज को बेच देते हैं, सिर्फ ये काम करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कितनी कुकीज हमने खरीदी थी इस महीने में टोटल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कितनी कुकीज पिछले महीने की हमारी बच गई थी। 100 रुपए की हमने कुकीज खरीदी थी, 100 रुपीज की खरीदी थी, 20 की हमारे पास पहले से बची हुई थी, यानी टोटल अवेलेबल कुकीज हमारी थी 120 रुपीज की। तो अब ये 120 रुपीज जो कि आया था हमारा, 100 कुकीज हमारे पास पहले से थी, 20 कुकीज हमने खरीदी, मिला के 120 हो गई थी। इसमें से मैं घटाऊंगा कि कितनी कुकीज मेरी बच गई हैं महीने के आखिरी में। यानी मेरे पास पहले थी, मेरे पास 20 कुकीज बची हुई थी, 100 कुकीज मैंने खरीदी, 120 हो गई। उनमें से मेरी मान लेते हैं 30 कुकीज बच गई अभी, तो मैंने नेट कितनी कुकीज बेची, -30 करके हम निकालेंगे, बची 90। ठीक है, तो ये हो गया एक्सप्लेन करने का तरीका। फॉर्मूले के तौर पे हम देखें तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज योर एडजस्टेड परचेजेस। गोल क्या है, टू प्रिसाइसली मेजर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सो दैट आप एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी निकाल पाओ। हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को सेल्स से कंपेयर करेंगे तभी प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, ये एडजस्टेड परचेजेस है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल्स। ओके, यहां पर हम फिर से उसी को देख रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसको अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट में समझने की कोशिश करें तो ये क्या हो रहा है, देखो ओपनिंग स्टॉक हमारा इधर आता है, प्लस परचेजेस होता है, माइनस इसको रेट में लिखा है, ये हम कर दें तो ये पोर्शन मेरा जितना निकल करके आया, ये पोर्शन, ये दिस इज माई नेट एडजस्टेड परचेजेस। ठीक है, ओपनिंग प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ऑलराइट, ये मेरा एडजस्टेड परचेज हो गया। अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, विच इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये बार बार आएगा, लगातार आएगा, क्लास 12 में भी आएगा। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉग्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज, ये हम अभी जितना एक्सप्लेन किया उसी में सारा आंसर है, रिफाइंड वे में थोड़ा पॉइंटेड अप समझ रहे हैं। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एवरी कुकी दैट यू सक्सेसफुली सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। जो भी आपने कुकीज बिस्किट्स पता नहीं, बड़े लोग कुकीज बोलते हैं, हम लोग बिस्किट बोलते हैं, तो जो भी कुकीज या बिस्किट्स आपने बेचे उसकी डायरेक्ट कॉस्ट जो भी थी वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी। अब डायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या होती है, क्या क्या चीजें होती है भाई, देखो हमने देखा था ना, समोसा जब बना रहे थे क्या क्या था, वैसे कुकीज में क्या क्या होगा, फ्लोर आटा इसका होगा, चीनी होगी, इसका पैकेज हमने किया होगा। ठीक है, ये सब जो चीजें कॉस्ट होंगी ये मिला करके ही तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होंगी। क्या क्या नहीं होगा, रेंट, एडवर्टाइजिंग, ये सब बनने के बाद हमने डिस्कस किया ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के बाद की जो कॉस्ट होती है वो यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। व्हाई इट मैटर्स, ताकि हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाए। हमने ट्रेडिंग में देखा, हम कंपेयर करते हैं सेल्स को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से और इससे हमें प्रॉफिट या लॉस पता लगता है। फॉर्मूले के तौर पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को समझने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू एडजस्टेड परचेजेस, एडजस्टेड परचेज मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक में अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ दें, याद करो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें क्या क्या था, खर्चे हमारे क्या क्या थे, ओपनिंग स्टॉक था, नेट परचेजेस था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, इसमें से हमको क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, तो हमारा बचा क्या। ठीक है, जो बचा उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स। क्या क्या कॉस्ट होंगी, जितना मेरा शुरू में सामान था और जितना बच गया वो माइनस कर देंगे, प्लस जितना खरीदा वो ऐड कर देंगे, प्लस जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको मिला के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनता है। ये फॉर्मूला है, समझने के तौर पे हमेशा आप समझने को विजुलाइज करने की कोशिश करो इस ट्रेडिंग अकाउंट से। ओपनिंग स्टॉक हमारा खर्चा है, ये कॉस्ट है, जितना हमारे पास पहले से ही सामान कुकीज पड़ी हुई थी वो भी तो हमारी बिकी ना, प्लस हमने जितनी और खरीदी, प्लस उनको बनाने में और जो खर्चा किया और जितना बच गया, ये माइनस कर दें तो हमारा कॉग्स निकल आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। ये हमने देखा, अगर हम इस वाले नंबर को कंसीडर कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर आ गया भाई मेरी थोड़ी इसके अंदर। दूसरे तरीके से इसको देख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला वो क्या है वो देखो। दूसरा हम क्या देख सकते हैं, हमने पिछले वाले में देखा था ये वाला, अब बच क्या रहा था, नेट सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हम नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें तो बच क्या रहा है, यही बच रहा है ना। तो दोनों तरीके से हम समझ सकते हैं इसको। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल ऑलवेज बी ईदर एडजस्टेड परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या एडजस्टेड परचेज को ब्लो अप करते हैं तो क्या क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये मिला करके होता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या नेट प्रॉफिट में से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट घटा दें तो भी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। ऑलराइट,
ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। अब ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है हम समझ गए हैं, डेफिनेशन पॉइंट में समझ लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट मेजर ऑफ सक्सेस। मैंने बताया ना, प्रॉफिट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस मतलब कोर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहली सक्सेस यही है, हम जो कोर बिजनेस में ही प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, फिर बिजनेस करने का मतलब क्या? आप दुकान बंद कर दीजिए, खाली भाड़े पर उठा दीजिए, इसमें लॉस करके मतलब नहीं है ना। तो दिस इज द फर्स्ट मेजर ऑफ सक्सेस। द मनी लेफ्ट ओवर आफ्टर पेइंग ओनली डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द कुकीज यू सोल्ड। जो भी कुकीज मैंने बेची, उनकी जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है, हमने इतनी बार डिस्कस किया, वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। मैथ्स के तौर पर रेवेन्यू सेल्स माइनस कॉस्ट, यानी कुकीज जितनी कॉस्ट हुई वो। व्हाई इट मैटर्स? बिकॉज ये मेरे को बताता है कि अगर मेरा लॉस हो रहा है तो इसका मतलब हो सकता है मैंने प्राइसिंग कम कर रखी हो, यानी मुझे 10 रुपए की कुकी बेचनी चाहिए, मैं 8 रुपए की बेच रहा हूँ, इससे लॉस हो रहा है। तो जब लॉस होगा तो मैं पता लगा सकता हूँ कि नहीं, प्रॉब्ली आई एम सेलिंग इट फॉर लेस, आई इधर नीड टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हर आदमी 10 का बेच रहा है तो मतलब कुछ चीजें तो है जो मैं महंगी खरीद रहा हूँ। ऋतिक जो है ये बदमाश हो गया है, महंगा मैदा दे रहा है, इस वजह से मेरे को लॉस हो रहा है। ये पता मुझे कब लगेगा? जब मैं ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा, तभी तो पता लगेगा ना भाई। ओके, ठीक है, तो ये मेरे को पूरी चीज पता लगाने पे ग्रॉस प्रॉफिट बताता है। इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला अगर हम देखें, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहले भी हमने देखा, जो भी मेरी सेल हुई है और सेल की कॉस्ट क्या है, इसको मैं कंपेयर करूंगा, जो बचेगा वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। इसको यूनिटरी मेथड में अगर मैं फॉर्मूला इधर उधर करूं तो क्या हो जाएगा? ठीक है, नेट सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल जो इधर है किसके बराबर है? पूरी डेबिट साइड में क्या क्या आता है मेरा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, यही तो था ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अगर मैं देखूं, ये मैंने पहले भी फॉर्मूले में देखा था, नेट सेल्स माइनस जीपी, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देख लो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, यहां पे नेट सेल्स इधर आ गई, क्लोजिंग स्टॉक इधर आ गया। इसको मैं कंपेयर करता हूं ये सारे एक्सपेंसेस से। अगर ये मेरा ज्यादा है, ये मेरा कम है, जो बैलेंसिंग फिगर है मैं यहां लिख दूंगा, दिस विल बी माय ग्रॉस प्रॉफिट। उल्टा अगर हुआ तो इधर ये ग्रॉस लॉस हो जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज डन। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो, इसमें 2 टाइप के प्रश्न आते हैं हमारे क्लास 11th में। एक लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन आता है, वो हार्डली कई बार ऐसा होगा कि आपको खाली बोल दिया जाए कि भाई ये आप ट्रेडिंग अकाउंट बना दो। वो नॉर्मली आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग में बैलेंस शीट सब कुछ बनाना होगा। दूसरा क्या होता है, एक हमने क्लास शायद 8th में या उसके बाद पढ़ा होगा, यूनिटरी मेथड। ठीक है, ये 4 आदमी एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो 2 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर सकेंगे? याद आ रहा है कुछ? ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। उसी यूनिटरी मेथड के हिसाब से कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज होती है, इधर सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, इधर ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट। इनमें से एक चीज गैप कर देंगे, बोलेंगे पता लगाओ, बाकी चीजें हैं हमारे पास। या 2 चीजें गैप कर देंगे, बोलेंगे ये और ये, इसका इतना परसेंटेज है, और बाकी चीजें दे देंगे, पता लगाओ। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो कई बार इसमें शॉर्ट आंसर में आपको मिलेंगे। एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं उसका कैसे होता है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला देखेंगे ताकि इजी वाला खुद से कर सको। एग्जाम्पल क्या है? विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ पे क्या क्या है देखो, इन्होंने क्या किया है, मेरे को ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस, पावर एंड फ्यूल, कैरेज आउटवर्ड दिया हुआ है। कैरेज आउटवर्ड दिया है, तो भाई पहले तो ये बताओ कैरेज आउटवर्ड का क्या करना है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखना है कि नहीं लिखना है? वेरी गुड, सारे लोग समझदार हो गए। कैरेज आउटवर्ड पीएल में जाएगा, क्यों? क्योंकि आउटवर्ड है, प्रोडक्शन करने में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, सेल्स करने में हुआ है, बेचने में हुआ है, तो ये तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, इसको उड़ा देंगे। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया है, देखो। ठीक है, अब मेरे को देखो यहाँ पे क्या है, वेजेस, पावरफुल, ये सब मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। मेरे को क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, मेरे को परचेज भी दिया है, मेरे को ओपनिंग स्टॉक भी दिया है। मेरे को क्या नहीं दिया इसमें? मेरे को इसमें सेल्स नहीं दी हुई है। अगर मेरे को सेल्स दी होती और ये सारे खर्चे दिए होते तो मैं प्रॉफिट भी पता कर लेता, और मुझे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता है। तो मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स दोनों नहीं दी हुई है, बट इन्होंने कहा है ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स। इन्होंने रिलेशनशिप दे दिया है सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट के बीच में। मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, इस सारी इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं बताओ जी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की इंफॉर्मेशन है, बट मेरे पास सेल्स की इंफॉर्मेशन नहीं है। बट मेरे को पता है कि माय नेट सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट का क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उससे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सिंपल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू एडजस्टेड परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमको पता है एडजस्टेड परचेज मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम ऐड कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है, 2 लाख रुपीस। ठीक है, परचेजेस हमारी कितनी है, लिख दिया हमने। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, माइनस कर दिया हमने। वेजेस हमने यहाँ पर क्या किया, ऐड कर दिया,
पावर एंड फ्यूल ऐड कर दिया, कैरिज आउटवर्ड हमने नहीं लिखा, क्यों? हमने डिस्कस किया क्योंकि ये आउटवर्ड है। इनवर्ड होता तो हम लिखते, आउटवर्ड है तो मतलब इट इज नॉट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ये टोटल मेरा हो गया निकल करके 6,13,200, 6,13,200 रुपए मेरा टोटल हो गया कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरा 6,13,000 समझते हैं। मान लेते हैं कि आपकी जो टोटल सेल है, हमारी जो टोटल सेल है वो एक पिज्जा है, गोल 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 पिज्जा। ठीक है, तो पिज्जा उसको मान लेते हैं दैट इज 100%। तो उस 100% में दो पार्ट है, एक कॉस्ट है उसकी और एक हमारा प्रॉफिट। तो उस सेल्स में से 80% पार्ट इज माई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड 20% इज प्रॉफिट। इधर ग्रॉस प्रॉफिट 20% है मेरा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिमेनिंग है, यानी 80% इज माई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी 6,13,200 इज 80% पार्ट ऑफ पिज्जा। हमको क्या करना है, 80% 6,13,000 है, हमको 100% यानी पूरा पिज्जा यानी सेल्स पता करनी है। ठीक है, 80% 6,13,200 है, हमको 100% पता करना है। कैसे करेंगे जी? स्टेप बाय स्टेप हमारा यूनिटरी मेथड लगेगा इसमें, जो हम बचपन से करते हैं। अगर यूनिटरी मेथड नहीं, आपको उसमें कुछ संशय है, कुछ डाउट है, आप थोड़ा भी फिगर आउट करोगे, गूगल करोगे, आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा कमेंट करना, आई ट्राई एंड प्रिपेयर ए सेपरेट वीडियो ऑन यूनिटरी मेथड एंड अदर थिंग्स विच यू नॉर्मली रिक्वायर टू सॉल्व अकाउंटेंसी प्रॉब्लम। बहुत बेसिक अर्थमेटिक होती है, अगर आपको चाहिए तो बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज आपको मिल जाएगी और आपको आती ही होगी, आई एम अज्यूमिंग दैट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड परसेंटेज हमको पता है 80% है, वो 100 हमको पता है। तो अब क्या हुआ, 80% हमको पता है, हमको 100% पता करना है। तो अब क्या होगा, जो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है विच इज 80% ऑफ माई टोटल सेल, तो अगर मैं 6,13,200 विच इज 80% है, इसको मैं डिवाइड कर दूं तो मेरा 100 निकल आएगा। 6,13,200 मेरा 80% है, तो मेरे को 100 अगर निकालना है तो इसको क्या करूंगा, मैं 80% से इसको डिवाइड करूंगा। अगर मुझे इसका 80% निकालना हो तो अगर ये 100 होता, 6,13,200 अगर मेरा 100% है और 80% कुछ निकालना है तो मल्टीप्लाई करूंगा इंटू 80/100 करूंगा। यहां पर ये 80% है और मुझे 100 पे पहुंचना, उल्टा करना है, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, परसेंटेज मैं इंटू 80/100 भी लिख सकता हूं, या 80 ऐसे देखो 80/100, इसको अगर हम काट देंगे तो ये 0.8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यही लिखा हुआ है 0.80 है ये परसेंटेज। तो अगर मैं 6,13,200 को 0.8 से डिवाइड करूं तो यह जाता है इतना। दिस इज माई सेल्स, ये 100% है। रिवर्स कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ये दिस इनटू अगर 80% आप करोगे तो निकल करके आपका वापस ही आ जाएगा। क्लियर हो गया? पूरा पिज्जा मैंने पता लगा लिया, इतना है, इसका 80% पार्ट इतना है, तो बाकी क्या बचा, 20% इज प्रॉफिट। अब मेरे को ये पता है सेल्स का 20% मेरा प्रॉफिट है, तो 20% ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट बोल रहा था, ग्रॉस प्रॉफिट है। तो जीपी इज 20% ऑफ सेल, मतलब ये मेरे सेल्स फिगर है इंटू 20%, 20% को मैं 0.2 भी लिख सकता हूं, दिस इज 1,53,300। अब मेरे को सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर भी पता लग गई। ग्रॉस प्रॉफिट यहां से हम नहीं भी निकालते तो भी हम सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके भी निकाल सकते थे, कैसे भी निकाल सकते हो आप। अब हम इसको लिख देंगे अपने ट्रेडिंग में। ठीक है, हम सारी चीजें ट्रेडिंग में डाल देंगे। नेट सेल्स हमको अभी भी पता लग गई, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारी फिगर दी, ये भी दी, ये भी दी, ये भी दी है। यहां पर हम देख लेंगे बैलेंसिंग फिगर यही आएगी जो हमने कैलकुलेट करके भी निकाली। ठीक है, इसी तरीके से यूनिटरी मेथड वाले सवाल आएंगे, कभी वो सेल्स और इसके बीच में आपको बता देंगे, कभी क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक में बता देंगे, सम वैल्यू विल बी मिसिंग एंड यू हैव टू फिगर आउट, फाइंड आउट। दैट्स हाउ इट विल बी डन। इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। मिठाई लाल खुश हो गए, बोले भाई ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, इसका मतलब हमको प्रॉफिट पता लग गया, अब ये सारा पैसा मैं ले जाकर के पार्टी कर सकता हूं क्या? सुंदर ने कहा सर अभी प्लीज आप अपना हैंगओवर उतारिए, नींबू पानी पीजिए, अभी मुझे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है आपको, विच इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पर आपको एक्चुअली नेट प्रॉफिट पता लगेगा, विच इज रिवॉर्ड फॉर द कैपिटल दैट यू हैव ब्रॉट इन टू द बिजनेस। So thank you guys, thank you for patient hearing, and if this has been of some value to you, please consider sharing it with your friends because they might thank you later. See you in next chapter. Bye bye.